नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं सत्य बहुमत। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। लोकतंत्र विषयक चर्चा में आज बात एग्जिट पोल से होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से एग्जिट पोल आप सबने देख लिया होगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे कह रहे हैं वो कर्नाटक में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल ऐसा नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट पोल होते, मगर इसका इस्तेमाल हमेशा सुविधानुसार अपने लिए किया जाता है। 13 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, वो उस नतीजे का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। कर्नाटक में मतदान संपन्न होने के बाद ये एग्जिट पोल आए। सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हम सच हैं, सबके अपने अपने फिगर्स हैं, सबका पोल ऑफ पोल्स भी है। मगर बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या चुनावी मोड से देश निकल पाएगा। स्कूल जाना है हम ना तेरे को? साल भर चुनावी मोड में रहते हैं। वोट बटोरने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति क्या अगले चुनाव तक थम जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसा होगा नहीं। हमारे देश में चुनाव सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पंचायत, शहर, विधानसभा, लोकसभा, तमाम तरह के चुनाव होते रहते हैं। सब में वोटों की जरूरत होती है। वोट बटोरने के लिए ध्रुवीकरण जरूरी होता है। जातिवादी और दूसरे तरीकों पर अमल करना भी जरूरी होता है। मतदान के दिन आप ये समझिए कि मतदान हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में किसी मंदिर में जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, सारा टीवी चैनल उसका लाइव दिखाता है। और ये एक इकलौती घटना नहीं है, लगभग हर चुनाव में ये स्टाइल जो है वोटरों को प्रभावित करने का अपनाया जाता है। जब देश के सर्वे सर्वा लोकतंत्र का अगुआ वो अगर चुनावी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपने ढंग से घुमाने की कोशिश करे, तो आप समझ सकते हैं क्या दुर्दशा है लोकतंत्र की। और चुनाव आयोग उनसे तो आप कोई अपेक्षा ही नहीं रखते। प्रधानमंत्री जी ने एक नई शैली इस किस्म से विकसित कर दी है। तो पीएम ने कभी सेना के नाम पर भी वोट मांगा था, चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी। अब बजरंग बली का नारा लगाते हुए वोट देने के लिए कहा, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। मांगो धर्म के नाम पर वोट, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, नो प्रॉब्लम। केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने और प्रतिबंध लगाने को लेकर राजनीति बटी रही। चुनाव में वोट भी मांगे गए, प्रधानमंत्री जी भी बोले, दूसरे लोग भी बोले। तो ध्रुवीकरण सियासत का एक परंपरागत तरीका बन गया है। फिल्म को भी मोहरा बनाया जाने लगा है। सवाल है कि क्या यही लोकतंत्र है? जनता को हिस्सों में बांटकर सरकार बना लेना क्या लोकतंत्र है? ऐसा हो क्यों रहा है? पूरे चुनाव पर थैली शाहों का कब्जा हो गया है। चुनाव जीतकर थैली शाहों को फायदा पहुंचाना राजनीतिक दलों का धर्म हो गया है। कैसे इन थैली शाहों से आजाद होगा लोकतंत्र? डेमोक्रेसी की चाल आगे क्या रहने वाली है? कैसे डेमोक्रेसी की चाल ऐसी हो कि जनता के हित में वो काम करे? ये सब हमारे लिए चिंतन का विषय है और किसी हद तक चिंता का भी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विकास कुमार जी जुड़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह सत्यदेव चौधरी जी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोकतंत्र विषयक चर्चा में बहुमूल्य योगदान आपका बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। थोड़ी देर में एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे पटना से, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बात मैं जयेश कुमार जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं।
एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी, शायद सरकार बना भी ले, और जेडीएस का स्कोर इतना होगा कि वो इसकी या उसकी सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। प्रश्न ये है कि क्या क्या ऐसी स्थिति जब जेडीएस की लड़ाई बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए समर्थन लेने में कोई दिक्कत नहीं। सरकार बनाना है, विधायक आपके पास है, हम लेंगे। यानी ये जो भ्रष्ट तरीके से सरकार बनाना है, ये लोकतंत्र की मजबूरी फिर दिखने वाली है क्या जयेश कुमार जी? जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आई। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलना होगा जी। हाँ प्रेम जी आवाज आ पा रही है? अब अच्छी आवाज आई। हाँ जी बोलिए। राजनीति में ये नया सिस्टम नहीं है। हम अगर महाराष्ट्र में जाए तो कभी एक दूसरे के विरोधी कहलाने वाले शिवसेना और कांग्रेस ने जब गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जब ये निश्चित हो गया था कि राजनीति के अंदर एक दूसरे का विरोधी कोई नहीं, न कभी होना है। और जहां तक रही सीट की बात, तो सीट में ये देखा गया कि जो जहां राजा जैसा चाहता है वैसे अपनी प्रजा को डाल लेता है, और ये राजनीति में देखा गया है। हम अगर बात करें तो कांग्रेस में अब जिस तरीके से भी एग्जिट पोल सामने आया है, उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां होगी, और होना भी स्वाभाविक है क्योंकि पहले भी कांग्रेस ही वहां बड़ी पार्टी थी। और रही ऑपरेशन अगर लोटस वहां नहीं होता तो आज शायद कांग्रेस ही वहां पे विद्यमान रहती। तो निश्चित रूप से प्रेम जी आवाज नहीं आ पा रही क्या आपकी? मैं सुन रहा हूँ, मेरा एक कॉल आ गया था, मैं लेने लगा था, आप बोलिए प्लीज। तो ये राजनीति में देखा गया है निश्चित रूप से कि गठबंधन एक सुविधा के अनुसार गठबंधन हो जाता है, चाहे एक दूसरे के विरोधी क्यों न हो। उनसे उनको किसी को राजनीति में इस बात से मतलब नहीं रहता कि हम कट्टर विरोधी है या एक दूसरे के खिलाफ है। जहां उन्होंने देखते कि सरकार बनने की कई संभावना है तो गले में हाथ डालकर सीट पे आके बैठ जाते हैं। और ये नया सिस्टम नहीं प्रेम जी। इसी पर जयेश कुमार जी मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, जो उदाहरण दे रहे हैं नया भी नहीं है, लेकिन हम तो पुराने और नए सब पर सवाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? आप जिसके साथ लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए एक हो जाएंगे क्या? क्यों नहीं हम ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ते हैं कि इस तरह के गठबंधन न करने पड़े? हमें पता है कि सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा सीट मान लीजिए कि कांग्रेस को कर्नाटक में आती है, तो वोट भी आप देख लीजिए, सीट में ही तो वोट देख लीजिए, जिस पार्टी को ज्यादा वोट है उसको सरकार बनाने दीजिए। ये इस तरह के गठबंधन करके सरकार बनाने की व्यवस्था क्यों हम ढो रहे हैं जयेश कुमार जी? ये सवाल है। नहीं, दिक्कत वो नहीं, दिक्कत एक इसके लिए जो नियम बने हुए कि इतने परसेंट आपको संख्या दिखाना है, वो परसेंट के चक्कर में गठबंधन की बातें आती है। ऐसा कोई नियम नहीं है जयेश कुमार जी, इसीलिए तो ये डिबेट हम करते हैं। कोई नियम नहीं है, संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सांसद जीते सबसे ज्यादा वोट लेके और सरकार बनाने जाए तो सांसदों का वोट की बात नहीं कर रहे हम, प्रेम जी वोट की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कितने पार्टी, किस पार्टी ने कितने वहां पे कितने विधानसभाओं को जीता है। तो जीत के आधार पर एक निश्चित तय होता है कि आपको इतने परसेंट कम से कम सीटें चाहिए। वो परसेंट सीटें दिखाने के लिए जीत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक विधायक ऐसा है जिसने पिछले 3 विधानसभाओं में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, उसको आज तक मुख्यमंत्री नहीं तोड़ पाया, लेकिन आज तक उसको मंत्री पद नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के रमेश मंडोला की, जो सबसे ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड वोट में जीतने का उसका रिकॉर्ड है, लेकिन उसको पार्टी से बुद्धि नहीं देती। जी जी जय जी, ये आप एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि विधायक चाहे जितने वोट लेकर के जीत जाए, रिकॉर्ड मत से जीत जाए, लेकिन उनको आम दूसरे विधायक के बराबर ही रुतबा है, कोई फर्क नहीं। यानी ये विधायक का अपमान नहीं है, ये उन वोटरों का अपमान है। वोटरों की काउंटिंग नहीं हो रही, ये सिस्टम का दोष है। क्यों नहीं वोटरों की काउंटिंग हो सरकार बनाने में? विधायक की गिनती तो इक्वल हो गई, सरकार बनाने में उनका इस्तेमाल हो रहा है। अगर वोट्स का इस्तेमाल करेंगे सरकार बनाने में
तब तो ये बात नहीं होगी ना कि वोट्स का ज्यादा वोट लेने वाले को अहमियत नहीं मिल रही है। जी जयेश जी। प्रेम जी, संविधान में इतने परिवर्तन लाना पड़ेंगे। आप अभी भी अच्छा चुनाव आयोग की भी बात कर रहे थे, एक चुनाव आयोग के मध्य प्रदेश का पहले एक मामला सहमत बता तो रहे होइए, पहले हमारे थे। दर्शक इस बात से सहमत तो हों। संविधान ये बना चुनाव आयोग बदलना की होगा बात और करें, एक संविधान बदलवाएंगे हम लोग। जी प्रेम प्रेम जी, एक चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। एक मामले में चुनाव आयोग ने एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उनको पाया गया कि उन्होंने पेड न्यूज लगाई थी। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी कार्रवाई बढ़ाई, लेकिन उसको वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहां पर उसको स्टे मिल गया। अब बताइए, चुनाव आयोग को भी आप कहाँ दोषी मारेंगे? यानी सरकार आपकी है, सरकार के बाद अगर वो मान रहे कि हाँ इस आदमी ने गलत किया है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगातार चले जा रहा है। आपको ध्यान हो, मैं नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश की उनकी बात कर रहा हूँ। तब चुनाव आयोग भी उनको सही रास्ता भी बताया। तो कहीं ना कहीं राजनीति इतनी हावी, तो मैं कल मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि राजनेताओं के अलावा यहाँ कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ी दुर्दशा इस बात की, आप तो इस बात को देखिए ना कि जब चुनाव लड़े जाते हैं उन पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उन पार्टियों को चुना जाता है जो आपके अधिकारों को एक तरफ पढ़ के रख के बिजली फ्री देने की बात करें, हम ये फ्री कर दें, हम ये योजना लाएंगे। योजना में बेचारा जो मध्यम वर्गीय आदमी जो टैक्स चुका रहा है उसके लिए कभी कुछ नहीं सोचा जाता, उसके लिए उसकी बात तक सुनी नहीं जाती है। बस फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। तो फ्री का पैसा क्या आपकी पार्टी के कोई अलग से भिट्टियां चल रही जिसका जिसका पैसा लाके आप फ्री दे रहे हो? नहीं, जनता के पैसे से आप केवल वोट खरीदने के लिए, सरकार बनाने के लिए अलग अलग योजना फ्री की लाते हैं। और उस फ्री की योजनाओं से क्या होता है कि आदमी आंख बंद करके वोट डालता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो फ्री मिलेगा। जी और दिक्कत ये आ रही है कि जी वो आगे जी के लिए हम अपने लिए बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। जी प्रेम जी जी। जयेश जी। जी जयेश जी, देखिए मैं तो इस विचार का हूं कि वोटर को आपको अगर देना भी पड़े ना तो 15-15 लाख रुपया दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम वोटर को दे दिए, खरीद लीजिए वोटर पूरे देश के। जनता का पैसा है, जनता में बट जाए। लेकिन यहाँ तो वोटर जिनको चुन करके भेजते हैं ना, सांसदों 542 या जो भी विधानसभा में सीटें हैं उतने विधायकों जितना कमी है, पूरे विधायकों की जरूरत भी नहीं है। आधे से एक ज्यादा अपने पास भी कुछ है और कुछ को खरीदना है, अब उसमें सैकड़ों करोड़ बहा देते हैं। वो सैकड़ों करोड़ जो है वो जिनसे लेकर के जिनको दिए जाते हैं उसी का परिणाम तो जनता भुगत रही है। उससे तो अच्छा है कि 15-15 लाख दे दो सारे वोटरों को। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। क्या आप मेरी बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी अनम्यूट कर लें अपना। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, और तो सारी बातें जो भी हैं ये कर्नाटक चुनाव के अंदर, लेकिन आपने ये तो देख लिया होगा अच्छे से कि किस तरह के भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, किस तरह के धर्म के आधार के ऊपर कैसे कैसे ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, कैसे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, और कितना कितना धन बांटा गया लोगों के ऊपर, कितने ड्रग्स, कितनी चरस, कितना गांजा, ये भी सब बरामद हुआ। वो तो ऑफिशियल आंकड़ा है कि भाई इतने किलो बरामद हुआ, पता नहीं कितने किलो और इसके अलावा बट गया होगा। तो ये जो, और ऐसा नहीं है कि भाई इतना इतना दुरुपयोग किया गया धन का, तो ये कौन सा विकास करेंगे? ये कैसे विकास होगा? क्या विकास इसी का नाम है कि झूठे नारे गढ़ो, झूठे नारे बोलो और झूठे आश्वासन दो लोगों को और भ्रमित करके लोगों से वोट ले लो? अब सरकार किसी की भी बनेगी या किसी की भी नहीं बनेगी, क्या पहले लोकतंत्र था, क्या आज लोकतंत्र है? और सरकार किसी की भी बन जाने के बाद क्या आप समझते हो कि लोकतंत्र बन जाएगा? ये लोकतंत्र लोकतंत्र तो बनने वाला है नहीं, किसी गठबंधन की जोड़ तोड़ की। और जो हमारा चुनावी स्तर है आज के दिन, इस चुनावी स्तर तो ये लोकतंत्र का स्तर है ही नहीं। जिस लोकतंत्र के अंदर आप मतदाताओं का कोई महत्व ना हो, कोई भूमिका ना हो, कोई प्रभाव ना हो, एक विधायक चाहे 1 वोट से जीता, एक विधायक चाहे 1 लाख वोटों से जीता, सबका महत्व एक जैसा है। जीतने के बाद तो सारे विधायक एक जैसे हो गए ना।
तो इसके अंदर तो अब आपको बहुमत बनाना है। बहुमत बनाने के लिए मान लो 10 विधायक कम पड़ गए, तो 10 विधायकों की लगाओ बोली। उसके पास उतना पैसा है ही तुम्हारे पास, तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो विधायकों को खरीद लेगा और वो विधायकों के बहुमत से सरकार भी बना लेगा। ये तो लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का भद्दा मजाक है ये। और एक तरह से जैसे आप अभी कह रहे थे, ये मतदाताओं का भी अपमान है। ये मतदाताओं के बहुमत से सरकार नहीं बनती, और मतदाताओं ने विधायक इसलिए नहीं चुने थे कि वो बहुमत से सरकार बनाएंगे। विधायकों को तो इसलिए चुना गया था कि वो अपने एरिया के, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां की समस्याओं के समाधान की बात करेंगे, ना कि वो आपके ऊपर मालिक बन के बैठ गए सारे के सारे। और उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा दबंगी, सबसे बड़ा धनबली है, वो उनका भी मालिक बन के बैठ गया। मतदान तो करेंगे मतदाता, और जीतने के बाद में बहुमत का फैसला करेंगे दबंगी और धनबली लोग। ये क्या मजाक है लोकतंत्र का। तो इससे तो अच्छा ये होता। और दूसरी बात देखिए, चुनाव आज हुआ, चुनाव आज खत्म होने के बाद में इसका निर्णय 3 दिन के बाद क्यों आएगा? 3 दिन क्यों लगेंगे इसका निर्णय आने के अंदर? आज अभी चुनाव खत्म हुआ, आप अभी हमारे को निर्णय दो, इसका परिणाम तो अभी आ जाना चाहिए। उसमें देर क्यों? किस बात की देर है? किस बात की प्रतीक्षा करी जा रही है कि इसमें 3 दिन लगेंगे? क्यों लगेंगे 3 दिन? फिर ये इतना डिजिटल और इतने कंप्यूटर और इतना सब होने का फायदा क्या हुआ? आज अभी चुनाव खत्म हुआ, अभी उसका परिणाम आ जाना चाहिए। मैं विकास जी को भी जोड़ता हूँ डिबेट में। विकास कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और प्रश्न वही है, अभी से जेडीएस के साथ में, जनता दल एस के साथ में संपर्क करना सबने शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लोग भी उनसे संपर्क में है, बीजेपी के लोग भी उनसे संपर्क में है। आज चुनाव लड़ते समय तो सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो आपको दिख रहा है कर्नाटक में एक बार फिर के गठजोड़ और भ्रष्ट गठबंधन, भ्रष्ट तरीके से बना हुआ गठबंधन, तो इससे लोकतंत्र तो बहुत मजबूत हो जाएगा हमारे ख्याल से। विकास कुमार जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। हेलो हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है? बताइए, सुन पा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे, जो अभी सरकार रही उसको एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है कि उसको सीटें कम आ रही है, तो इसका मतलब तो ये जरूर है कि जनता में कहीं ना कहीं रोष है। उनको लगता है कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, जनता सरकार जो है भ्रष्टाचार करी है, सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया है, महंगाई भी बढ़ी हुई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और उस मुद्दों को लेकर के जो सरकार के खिलाफ एक जो लोगों का रोष है वो दिखाई दे रहा है। अब रही बात की, आपने बताया कि जेडीएस है जो किंग मेकर की तरह काम कर रही है, उसके पीछे यही तर्क है कि बहुमत जो शब्द है ना, उस बहुमत जो जादुई आंकड़ा होता है, उसी जादुई आंकड़े को प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये सारा खेल है। चुनाव से पहले तो एक दूसरे की आलोचना करते रहिए, खुल के विरोध किया, लेकिन सरकार बनाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं ये स्वार्थ है। उनको जनता के लिए जो काम करने के वो कोई मतलब नहीं रखता है, वो तो सिर्फ सत्ता चाहिए उनको। इसलिए उस बहुमत को प्राप्त करने, उस जादुई आंकड़े को प्राप्त करने के लिए जेडीएस से सारे संपर्क साध रहे कि किसी प्रकार से हम सत्ता में आए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं लगता है कि जो एग्जिट पोल मैं भी देख रहा हूँ, किसी न किसी कांग्रेस के ही पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जेडीएस भी मुझे लग रहा है कि बहुत कम पे ही सिमट के रह जाएगा, और साथ में बीजेपी भी, ये सब 100 के नीचे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात से जनता को कोई समाधान क्या मिला? क्या पहले परिवर्तन नहीं हुए थे? पहले भी परिवर्तन हुए थे इससे, और अभी भी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन कुल मिला के जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में कर रहे थे कि भाई लोगों के वोटों की बात कर रहे थे, तो लोगों के वोटों की बात इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बहुमत के लिए तो सरकार बनाने के लिए हमारा सदस्यों का बहुमत चाहिए, वो जादुई आंकड़ा चाहिए। तो वोट का क्या महत्व है? क्या वो कोई 5 लाख वोट से जीता हो जो अभी
जयेश कुमार जी ने कहा कि एक कोई विधायक है जो कि सबसे ज्यादा वोटों से जीता है और उसे कभी भी कोई मंत्री पद। जी जी, थोड़ी सी आवाज आपकी गड़बड़ा रही है। मैं जयेश कुमार जी के पास आता हूँ। जी, जयेश जी, लौटते हैं आज के विषय पर, एग्जिट पोल पर। और चुनाव भी खत्म हुआ है। बहुत जोर शोर से चुनाव में अंतिम समय में ये मुद्दा उठा कि भाई बजरंग बली का नारा लगा करके वोट देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बजरंग बली का नारा लगा करके वोट मांगना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये कहा जाएगा कि बजरंग बली का आशीर्वाद उनको मिल गया, और अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या ये कहा जाएगा कि बीजेपी को बजरंग बली ने सजा दे दी? तो जो भी हो, इन दोनों में से कोई भी एक बात हो तो आने वाले समय में क्या इसी आधार पर वोट मांगे जाएंगे? फिर कल को कोई कहेगा कि अल्लाह का नारा लगा करके वोट दो, हो सकता है वो कोई सीट जीत जाए, कुछ संख्या में किंग मेकर हो जाए, तो फिर वो भी कहे कि यही तरीका सही है। तो क्या किया जाए? ये डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेगी? आपको चिंता लगती है कुछ? प्रेम जी, पूरा मामला काफी चिंतित है। कम से कम जब जिस देश को हम बोलते हैं कि हमने एकता से रहते, एकता वाला देश है, तो वहाँ ये मामला काफी गंभीर है। और ये पिछले चुनाव में देखा गया है कि कहीं ना कहीं धर्म को आगे ला करके नेता आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो नारा भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक चुनाव में तो एक बयान बड़ा चर्चित था कि हत्या बांध करके लाई और वो डलवाई है। तो ये जो जिस तरीके से बातें आ रही राजनीति के अंदर, तो ये काफी गंभीर है, चिंता का विषय है। जबकि ये पूरा जो मसला है, पूरा जो मामला है राजनीति के अंदर, ये होना चाहिए कि हर मतदाता को आजाद छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये शर्त रखना चाहिए कि वोट डालना अनिवार्य है, तो निश्चित ही परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से धर्म के आड़े लेकर के, धर्म को आगे लेकर के दूसरे राजनीतिक दल अपने वोटों को आगे बढ़ा करके जिस तरीके से वोटिंग करवा रहा है, ये काफी चिंताजनक बात है, चिंता का विषय है। और ये आने वाले दिनों के अंदर भारत को, मुझे लग रहा है कि जो गलत दिशा है ना, उस तरफ ले जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि चिंता का विषय है। जी प्रेम जी, तो इसका कुछ सुझाव है? इसका क्या तरीका हो? कौन इस पर अंकुश लगाएगा? कैसे ये व्यवस्था बदलेगी? कुछ तो राय दीजिए, कुछ तो मार्गदर्शन हो। प्रेम जी, इसमें मैं अपने आप को सबसे बड़ा प्रेम जी, इसमें मैं अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक परिवर्तन की लहर लाया हूँ। मैं अपने नाम के साथ केवल जयेश कुमार लिखता हूँ। सरनेम इसलिए नहीं लिखता कि मैं जातिवाद और इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे कभी भी पूछा जाता है कि आप किस धर्म के, तो मैं केवल एक ही धर्म बोलता हूँ कि मैं आप भारतीय हूँ, एक इंडियन हूँ, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि हर जिस दिन आदमी ये सोचने लग जाए, इस बात को मानने लग जाए, उस दिन काफी परिवर्तन इस देश के अंदर आएगा। और मुझे लग रहा है कि जो जातिवाद, धर्मवाद, ये सब चेंज हो जाएगा जब इस देश के अंदर आदमी माने कि मेरा देश, मेरा धर्म है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। जी प्रेम जी। जी जी, जयेश जी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि वो जयेश कुमार लिखते हैं और टाइटल नहीं रखते हैं, और इसका मतलब ये कि वो कम से कम जातिवाद को नहीं मानते। ये सोच तो बहुत अच्छी है जयेश जी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बोलना जरूरी लगता है कि आप अपने कलर का क्या करोगे? आप गोरा और काला में तो पहचान जाएंगे नस्ल तरीके से, भाई अंग्रेज का गोरा और भारत का गोरा दोनों अलग किस्म के गोरे हैं। आप अपनी मूछें आपकी खास है, आपकी बनावट आपकी खास है, कितना पहचान छिपाएंगे? तो हम इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि हमारी पहचान डिफरेंट है लेकिन हम इंसान हैं? नहीं प्रेम जी, मैं पहचान छिपाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन इस देश के अंदर हर नागरिक अपने नाम के साथ में केवल भारतीय है, हिंदुस्तानी या भारत लिखने लग जाए कि नहीं यार मैं एक भारतीय हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, उस दिन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम देखते हैं कि एक दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में, तब निश्चित हमें कहीं ना कहीं भावना आती है कि इस धर्म से हम कैसे बचे या इस जाति से हम कैसे दूर रहे। इन सबके परिवर्तन के लिए मेरा प्रयास मैं कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि मुझे 99% लोग बेवकूफ समझते होंगे यार ये कैसा आदमी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको ये बताऊं कि धर्म क्या, तो भारतीय हूँ, इस देश का हूँ, भारत का हूँ,
तो मेरे लिए भारत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और मेरा मानना ये है कि हर आदमी जैसे जयेश कुमार लिखता हो अपना नाम के आगे केवल नाम तक सीमित रखे, धर्म और जाति के मत देखे, अगर भारतीय लिखने लग जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बोलते ना धर्म के नाम से, जाति के नाम से जो एक दूसरे को तोड़ने के काम चल रहा है, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। जी प्रेम जी। जी जय जी, आप, हम तो चाहते हैं आपकी बात सुन करके कि देश में आप जैसे मूर्खों का बहुमत हो, आप जैसे मूर्खों के बहुमत से सरकार बने। हाँ, सारे लोग जो हैं आप जैसे हो जाएं, जो जयेश कुमार लिखने लगे, सारे भारतीय कहलाने लगे। लेकिन ये मूर्खों का बहुमत होगा कैसे? सत्यदेव चौधरी जी से सवाल है। जी देखिए प्रेम जी, अभी थोड़ी देर पहले तो विकास जी बोल रहे थे कि जेडीएस की बात कर रहे थे कि जिसके भी कोई सांसद कम पड़ेंगे तो वो जेडीएस काम आएगी। अब दोनों लोग संपर्क, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, जी, जेडीएस यहाँ से संपर्क, कर्नाटक के संदर्भ में विधायक बोले हम। जी हाँ सॉरी विधायक जी, तो वो सब जेडीएस के विधायकों के संपर्क में आने लग गए। अब आप ये देखिए क्या हमारा लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है कि जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वो सबसे बड़ी पार्टियां तो पीछे हो गई, और जो सबसे छोटी पार्टी है वो सबसे आगे हो गई। और हो सकता है अगर ऐसा ही इम्बैलेंस रहा, ऐसा ही अगर जेडीएस की आवश्यकता पड़ी बहुमत बनाने के अंदर, तो जेडीएस वाला कहेगा, जेडीएस वाले कहेंगे जी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, और आपके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि उनकी बात को स्वीकार करें। क्योंकि आप चाहेंगे, बीजेपी वाले चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार ना बने, कांग्रेस चाहेगी कि बीजेपी की सरकार ना बने, तो वो दोनों के दोनों इस बात पे राजी हो जाएंगे कि भाई जेडीएस को मुख्यमंत्री बना दो। ये हमारा लोकतंत्र का मजाक हुआ। ये तो प्रमाणित हो गया ना कि आज का जो लोकतंत्र का बहुमत है वो एकदम भ्रष्ट बहुमत है। ये विधायकों का बहुमत भ्रष्ट बहुमत है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये भारतीय लिखने से या कुछ भी जाति या धर्म के बात से ना करने से और सबसे ज्यादा वोट देने से भी, जब तक राजनीतिक व्यवस्था बहुमत की नहीं बदली जाएगी, उसको नहीं समझा जाएगा, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। इसके बदले में तो ये होता कि भाई चलो चुनाव हुआ, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो विधायक बन गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था। अब इसके बाद में जैसे विधायक को सबसे ज्यादा वोट मिले, उसी प्रकार जिस पार्टी को भी, ये तीन पार्टियां थी मुख्य पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस, इन तीनों में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिल जाते, चाहे उसके विधायक हारे या जीते, कितने भी हारे कितने भी जीते, आप हारने हुए वालों के भी वोट गिन लो, वोटर तो है ना उनके पास, वोटर थोड़ी हार गया। वोटर ने वोट देने के बाद में आपने तो वोटर को भी हरा दिया। आज की व्यवस्था में तो जो उसका उम्मीदवार भी हार गया, वोटर भी हार गया, और बहुमत का फैसला नहीं हो रहा। तो बहुमत का निर्णय हो जाता ना अगर हम वोटों के बहुमत से सरकार बनाते हुए, जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हम उसका बहुमत मान लें। जब इस बहुमत का कोई संविधान, कोई कानून, कोई रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसका कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं, तो ये तो हमने एक ऐसे ही एक कल्पना कर रखी है, या उसका विवेक और परंपरा के ऊपर आधारित हमने विधायकों का बहुमत मान रखा है। हम विधायकों का बहुमत ना माने, विधायकों के बहुमत के बदले में हम मतदाताओं का बहुमत भी मान सकते हैं। इसके लिए हमारे को किसने रोक रखा है? ये तो हम मतदाताओं ने फैसला करना है ना, हमने फैसला करना है, और हमारे नेता इसका फैसला नहीं करेंगे। अब तो इसका फैसला करने की जिम्मेवारी हम मतदाताओं की है। तो बजाय इसके इधर उधर का उलझने में, जब आपने चुनाव करवा दिया, चुनाव करवाने के बाद में बहुमत का फैसला होना चाहिए, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, चाहे उसके विधायक हारे या जीते, कितने भी वोटों से हारे कितने भी वोटों से जीते, आप हारे हुए विधायकों के भी वोट गिन लीजिए। यदि सबसे ज्यादा वोट हैं तो आप उसका बहुमत मानिए, और उसका जब आप बहुमत मान लेंगे तो सबसे ज्यादा तो वोट अपने आप, अपने वोट की परसेंटेज बढ़ जाएगी।
अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देना शुरू कर देंगे। जाति और धर्म का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और किसी भ्रष्टाचारी, अपराधी या बलात्कारी को टिकट भी नहीं दिया जाएगा। खरीद फरोख्त का झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। जाति, धर्म और ध्रुवीकरण का भी, हिंदू मुसलमान का भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इस जी सीधी सी बात के ऊपर आइए तो, और इससे सहमत होकर जी इसके ऊपर राजनीति करिए। इसमें जी क्या जी जी असुविधा क्या है, इसमें असमंजस क्या जी है, जी इसके ऊपर विचार करिए। चौधरी साहब, इस चीज के लिए भी कि एक सहमति बने, तो इसके लिए भी इसको मानिए। जब आप बोलते हैं ना, तो कौन माने, कौन इसको इम्प्लीमेंट करे? जब तक संविधान में हम व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक चुनाव आयोग इसको नहीं स्वीकार करेगा, जब तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, और तब तक ये चीज नहीं होगी। तो इसको करने के लिए जो सब एक राजी जो लोग होना चाहिए, लोग सहमत तो हो कि ये इस आधार पर सरकार बने। आज जो सरकार बन रही है वो जोड़ तोड़ के आधार पर बन रही है। तो मैं इससे पहले कि विकास जी के पास जाना चाहता हूं, आप अगर कुछ जोड़ना चाहें तो जी स्वागत है जी। नहीं, देखिए प्रेम जी, इससे आपके चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। आप चुनाव में भाग लीजिए, पार्टी बनाई हमने सत्य बहुमत पार्टी, उसका क्षेत्र के अंदर उम्मीदवार बन के चुनाव में भाग लीजिए, जीतिए और अपने इस बहुमत की भाषा को स्पष्ट कर दीजिए। इसमें चुनाव आयोग का, संविधान का कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी। जी इस बात से मैं भ्रमित होने की, हाँ, लेकिन मैं एक सेकंड, जी जी एक सेकंड प्रेम जी, ये बात मैं अवश्य मानता हूं आपकी कि जो आज के नेता हैं, आज के जनता, राजनीतिक पार्टियां हैं, और जो भी आज के संविधान है, जो भी आज के चुनाव आयोग हैं, ये इस बात से सहमत नहीं होंगे बिल्कुल भी। इससे सहमत होने के लिए तो आपको चुनाव में भाग लेके अपनी पार्टी बनाई, उससे सहमत होकर लोगों के बीच में जाना है। जब लोग इससे सहमत हो जाएंगे तो वो संविधान और चुनाव आयोग अपने आप सहमत हो जाएंगे। जी जी सत्यदेव चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, आपने एक पार्टी बनाई, ठीक है, सत्य बहुमत पार्टी, लेकिन आपकी सोच जो है दूसरी पार्टी भी स्वीकार कर सकती है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी आपकी सोच को स्वीकार कर ले और वो आप जो बोल रहे हैं वही बात वो भी बोलने लगे। तो इसी को सहमति का सिलसिला बोलते हैं। जी विकास जी, आप अपनी बात रखें, इससे आगे आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो सत्यदेव चौधरी जी बात कह रहे हैं उस बहुमत के ऊपर, उस बात में तर्क है और बात जायज भी है, क्योंकि लोकतंत्र में बिना बहुमत के मतदाताओं की कोई भूमिका जहाँ नहीं बनती हो, यही तो कारण है जो आप जेडीएस के लिए सभी जेडीएस को सभी अप्रोच कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बहुमत परिभाषित नहीं है। यदि बहुमत परिभाषित होता, चाहे वो ज़्यादा सीटों का हो, चाहे ज़्यादा वोटों का हो, मुझे तो ज़्यादा वोटों की बात कर रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, तो उसमें बिल्कुल है कि लोकतंत्र सच्चा एक लोकतंत्र की परिकल्पना है। तो उस बात से मैं सहमत हूँ और यही कारण है कि ये जो गठबंधन होगा, गठबंधन में जो खरीद फरोख्त होते हैं, जो हाउस ट्रेडिंग होता है, जो सबको पता है ये बात, तो वो स्थिति नहीं बनेगी। इस बात को है, और शायद जो लोगों की जो इच्छा और आकांक्षा है वो खुलकर वो सरकार में आएगी और सरकार गुड गवर्नेंस करेगी ही वो इस स्थिति में। तो ये बिल्कुल एक अच्छा मॉडल मुझे लग रहा है। अब रही बात की लोगों में इस बात की चर्चा, लोगों में जो अभी की जो सरकार है और जो सरकार के खिलाफ जो लोगों ने वोट किया, जो एग्जिट पोल से पता चल रहा है, वो इसीलिए किया है ना कि जो सरकार है वो अपने वादों पे नहीं हो पाई, जो उन्होंने वादे किए तो वो नहीं पूरा कर पाई, इस वजह से लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया जा करके। तो ये तो ऐसा हम पहले भी देखते आ रहे हैं और कई बार हुआ भी है। जनता को ये बात समझ में नहीं आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो तो अपनी बेचैनी से, अपनी परेशानी से बदलाव तो कर देती है, सत्ता बदल जाता है, लेकिन ये जो बहुमत का जो चक्कर है ना, जो फंसा हुआ है, वो इसी बात को समझने की जरूरत है, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस बात विषय के ऊपर पे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बनना चाहिए लोगों के बीच में कि जब तक ये बहुमत स्पष्ट नहीं होगा, ये बहुमत की बात समझ में नहीं आएगी कि ये वोटों की बहुमत की क्या भूमिका है, उसमें मतदाता कैसे शक्तिशाली बन रहा है, वो मतदाता की, हर एक मतदाता की कितनी महत्व, कितनी भूमिका है, जो सबसे ज्यादा जी वोट लेके जीत रहा है उसकी क्या वैल्यू बनेगी उस पार्टी के लिए। पार्टी तो
उसको तो सिर्फ विनिंग कैंडिडेट चाहिए, अभी वोट की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो वो 1,000 वोट वाला और 1 लाख वोट वाले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए वोटों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सीट चाहिए वहां। तो ये बात है, ये बात में जरूर है, लोगों को ये बात समझ में आएगी अगर हम इस तरीके से चर्चा में लाएं इस बात को, और फिर जाकर के मुझे लगता है जो अन्य पार्टी है कि सारी पार्टियों को इस विषय पे आना पड़ेगा। जी जी। जयेश कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं कर्नाटक के ही उदाहरण के साथ। किसी भी प्रदेश में इलेक्शन हो तो कोई एक पार्टी तो होती ही है जयेश जी, जिसको सबसे ज्यादा वोट आए हुए होते हैं। कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस को 38% वोट था, और जो सरकार में बीजेपी ने बनाई उसको मेरे ख्याल से 32 या 34% वोट था। तो इस बार भी जो 36, अच्छा, तो इस बार भी जो उम्मीद है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट परसेंट ज्यादा होगा, तो वोट परसेंट जिसका ज्यादा है उसको क्यों नहीं वो खुद वो पार्टी बोले कि हमारा वोट परसेंट ज्यादा है और हम इस मत के हैं कि जिसका वोट ज्यादा हो उसको सरकार बनाने की व्यवस्था की ओर सोचा जाए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी ऐसा बोल पाएगी, या दूसरी पार्टी किसी दूसरे स्टेट में ऐसा बोल पाएगी? जी प्रेम जी, कोई भी जो भी राज्य की बात करे या राज्य स्तर की पार्टियां बात करें, वो इस बातों को इसलिए नहीं बोल पाएगी, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाना, कहीं ना कहीं उन्हें या तो दूसरों को अपने साथ जोड़ करके सरकार में बैठना है या खुद सरकार में बैठना है। तो वो ऐसी गलतियां नहीं करेगी। उनकी जो गलतियां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो राजनीति में देखा गया था कि जिसके पास सीटें ज्यादा है उसी को ही ताज मिलता रहा है, चाहे वो किसी गठबंधन के साथ मिला हो या किसी भी तरीके से मिला हो। रही अभी कर्नाटक की बात, कर कर्नाटक में एक अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, क्योंकि एक बड़े चैनल ने भी बताया कि लगभग 140 सीटें भी कांग्रेस को मिल सकती है। तो वहां बहुमत की बात करें तो वहां 113 सीटें जिसके पास रहेगी उसको बहुमत माना जाएगा, पूर्ण बहुमत उसको माना जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां जिस तरीके से एग्जिट पोल में सामने बातें आई है, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पे आ रही है। लेकिन अपन जो बात कर रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत की, तो वोटिंग पहले भी कभी इस तरीके से इस पे मुझे लग रहा है कि पहली बार चर्चा आप ही ने छेड़ी है, और इस चर्चा को लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से बात सामने ला रहे हैं कि क्यों ना मतदाताओं को एक सम्मान दिया जाए कि वो जिसको सबसे ज्यादा वोट से चुने उसको कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ऐसी जिम्मेदारी मिले या सरकार बनाने का उसको मौका मिला जाए। तो ये काफी अच्छी पहल है प्रेम जी आपकी। मुझे लग रहा है कि इस पे सभी को सोचना चाहिए, केवल चुनाव आयोग तक बात सीमित नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों के अंदर जो नेता बड़े पद पे बैठे, छोटे पद पे बैठे, उन सब कुछ बात को ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि हम बात लोकतंत्र की कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि ज्यादा वोटिंग के बाद भी कम सीटें मिलती तो वहां पे जिनके पास ज्यादा सीटें वो लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकार बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से काफी अच्छा लगातार आप मुझे ध्यान है कि पिछले बार भी जब आपके चैनल के अंदर मैं बैठा था, जब भी मुद्दे पे हमने बात की थी कि क्यों न जहाँ ज्यादा मतदाता है या ज्यादा लोग जुड़े वहां पे उन पार्टी को महत्व दिया जाए या उस व्यक्ति को महत्व दिया जाए। इस पर अपनी चर्चा पहले भी हुई। तो निश्चित रूप से ये काफी एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है, और मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूँ। और मैं तो सरकार से, मैं चुनाव आयोग से निवेदन भी करूंगा कि अगर वो इस बात को सुन रही है तो निश्चित ही एक अच्छी पहल है, जो भी इस पहल के अंदर शामिल होना चाहिए, हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर, इस जो संविधान है या जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन और एक सार्थक पहल नजर आए। जी प्रेम जी। जी जय जी, शुक्रिया। आपने बहुत साफगोई से अपनी बात रखी, और ये जो चर्चा है इसमें हम इस बात पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। इस बात पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जनता के बहुमत वाली, मतदाताओं के बहुमत वाली व्यवस्था को स्वीकार करें। एक बात और है कि ये जरूरी नहीं है कि ये काम सत्यदेव चौधरी जी ही करें। आपने इस बात को शुरुआत की, कोई आए जो आपकी पहल को आगे ले जाए, दिल्ली से पूरे देश में फैलाए, और अगर नहीं आता है तो जनता आपके साथ है, मतदाता आपके साथ है, आप अकेले ये काम करने में सक्षम है, तो ओपन है। ऐसा नहीं है कि ये काम सत्यदेव चौधरी जी ने खुद ही अपने लिए रखा है, दूसरे कर नहीं सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं चौधरी साहब?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबके देखिए सामूहिक काम है, ये तो सामूहिक समस्या है और सामूहिक ही हमारी जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व है। ये समस्या भी सामूहिक है और इसका समाधान भी सामूहिक है। मत राजनीति से ही समस्या बनी हुई है और राजनीति से ही इसका समाधान होगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टी इसके ऊपर कोई बिल बना दे या कोई कानून बनवा दे या ऐसे कर करा के उसका लिपापोती कर दे। हम बाकायदा ये चाहते हैं कि चुनाव के माध्यम से इस बहुमत का फैसला होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि भाई मतदाताओं के बहुमत से बहुमत बनना चाहिए, इसका एक हमने पार्टी बनाई, सत्य बहुमत पार्टी। इस सत्य बहुमत पार्टी के आधार के ऊपर हम चुनाव में भाग लेंगे। 2024 के चुनाव में भी लोकसभा के क्षेत्र में हम चुनाव में भाग लेंगे। मैं स्वयं दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव में भाग लूंगा और इस बहुमत का फैसला करवाने के लिए ही। और अगर एक क्षेत्र के अंदर भी, चांदनी चौक क्षेत्र से भी अगर इस का जीत गए, सत्य बहुमत पार्टी यदि जीतती है, पूरे देश के अंदर इसका हड़कंप मचेगा, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी। सबको मजबूर होना पड़ेगा, सबको विवश होना पड़ेगा कि बहुमत के ऊपर बात करिए। आप सबसे पहले अभी कर्नाटक के अंदर ही 38% वोट लेके कांग्रेस को 76 विधायक मिले थे और 36% वोट लेके बीजेपी को शायद 102 विधायक मिले थे और फिर उन्होंने 10-15 विधायकों को और खरीद फरोख्त करके और बहुमत बना लिया। और कभी किसी जेडीएस के साथ मिलो, कभी कांग्रेस ने उसके साथ मिल गया, कभी बीजेपी उसके साथ मिल गई। और जेडीएस का देखिए ना, वो उनको ना तो परहेज है कांग्रेस से मिलने में, ना उनको परहेज है बीजेपी से मिलने में। ये किस प्रकार का लोकतंत्र और कैसा बहुमत हुआ? एक बाकायदा चुनाव हो जाने के बाद स्पष्ट निर्णय हो जाना चाहिए बहुमत का। इस बहुमत से सरकार ये पार्टी बनाएगी जिसमें कोई गठबंधन ना हो, कोई जोड़ तोड़ ना हो, कोई खरीद फरोख्त ना हो। सच्चा विकास तो तब होगा, आपका समय भी जब बचेगा, ऊर्जा भी तभी बचेगी, लोगों का विकास भी तभी होगा। और नहीं तो फ्री के अंदर किसी को 1000 रुपए दे दो, किसी को कुछ बांट दो, किसी को कुछ बांट दो, बस ये फ्री का खा के समय बर्बाद करते रहिए। विकास तो होने वाला है नहीं। आप इसका सीधा सीधा फार्मूला यही है कि लोगों के बीच में जाइए। जो 75 साल बिता दिए सो बिता दिए, समय गया सो गया। आज लेकिन 2024 के अंदर आप इसका फैसला कर दीजिए। भाई कोई पूरे देश के अंदर चाहे कहीं भी रह रहा है, उसका कहीं ना कहीं तो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर उसके चांदनी चौक में कुछ तो कनेक्शन है ही ना। ये तो नहीं हो सकता कि भाई आपका कोई भी आदमी, कोई भी जानकार का उसका जानकार दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र से उसका कोई संबंध नहीं है। यदि उसका कोई संबंध है अपनी जानकारी के अंदर, तो थोड़ी रुचि लेके उसका समर्थन दिलवाइए। चांदनी चौक क्षेत्र से यदि एक सीट से भी समर्थन हमको मिल गया, जीत गए, तो मैं नहीं जीतूंगा, सत्य बहुमत जीतेगा। एक बहुमत की परिभाषा घड़ी जाएगी, बहुमत स्थापित होगा और आने वाले समय के अंदर आपको परमानेंट पूरे भविष्य के अंदर ये समाधान हो जाएगा। ये सारी समस्या का कारण बहुमत है और बहुमत का फैसला होने के बाद में सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी जाति की, ध्रुवीकरण की, धर्म की, जितना भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है आज के दिन, वो सब एकदम बादल छट जाएंगे उसके। खाली एक बहुमत का फैसला करिए, सत्य बहुमत पार्टी को समर्थन। सत्यदेव चौधरी जी एक मॉडल के तौर पर, सत्यदेव चौधरी जी एक मॉडल के तौर पर चांदनी चौक लोकसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक जगह भी इस सोच के आधार पर परिणाम निकलते हैं कि जनता के बहुमत से, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, तो एक सांसद वाली सीट भी, एक संसदीय क्षेत्र भी पूरे देश में ये संदेश देने में कामयाब हो सकती है कि इस मॉडल पर विचार किया जाए। ये एक मैसेज निकलेगा अगर एक जगह भी जनता इस हिसाब से मतदान करके चुनती है। लेकिन पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक आम सहमति की, या कम से कम सर्वसम्मति नहीं तो अधिक से अधिक लोगों की सहमति की दरकार होगी और इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सब जुड़े हमारे साथ आज की चर्चा में, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। विकास कुमार जी, जयेश कुमार जी, सत्यदेव चौधरी जी, हम फिर इस चर्चा को आगे भी
समय समय पर करते रहेंगे। और आप हमें दीजिए इजाजत, और हम फिर मिलेंगे। जी, कुछ तकनीकी धन्यवाद। दिक्कत है, थोड़ा बंद करने में, धन्यवाद। क्लोज करने में मैं कोशिश कर रहा हूँ।